जय हिंद दोस्तों, मैं सुशांत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हाई फाई ई लर्निंग पर। तो चलिए आज एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट को हम देखेंगे। ये मॉडर्न हिस्ट्री के हमने आप यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री को क्या हम करेंगे, जो संक्षेप में है, संक्षेप में पहले अध्ययन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, इसका एक कंसेप्ट बिल्ड कर लेंगे। पहले यहाँ पर लिखा हुआ है संपूर्ण आधुनिक भारत का इतिहास का रूपरेखा तैयार करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका एक मॉडर्न हिस्ट्री पर बेहतर कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कंसेप्ट आपका जैसे जैसे क्लियर हो जाएगा उस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि 1600 ईस्वी से लेकर 1947 तक, मतलब कि जब ब्रिटिश लोग इंडिया आते हैं तब से लेकर भारत की आज़ादी तक, जब तक भारत आज़ादी नहीं पा लेता है तब तक हम वहाँ तक की चर्चा करेंगे। जब अंग्रेज़ भारत आए और अंग्रेज़ को जब बाहर निकाल दिया गया भारत से, जब भारत आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, वहाँ तक की चर्चा करेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सा ऐसा कंसेप्ट रहता है, बहुत सा ऐसा फैक्ट होता है जो हर एग्ज़ाम में बराबर पूछा जाता है। उस फैक्ट को हम कंसेप्ट के तहत समझेंगे और बहुत सा फैक्ट आपको इसी कंसेप्ट के माध्यम से याद हो जाएगा। और ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे कि मैं बताऊँ, ये BPSC हो और चाहे UPSC हो, इन सारे एग्ज़ाम को लेकर हम चलेंगे, कवर करेंगे। और लास्ट में जब एक टॉपिक या फिर कोई जैसे सेगमेंट ख़त्म हो जाता है तो उस पर आधारित हम प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। UPSC का भी प्रश्न सॉल्व करके देखेंगे कि जो हमने पढ़ा वो सही डायरेक्शन में पढ़ाई किया कि नहीं। पिछले साल के जो भी प्रश्न आया हुआ है प्रीवियस ईयर का, उसका हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज मॉडर्न हिस्ट्री के संक्षेप में अध्ययन करते हैं 1947 तक। उसके बाद फिर जैसा जैसा एग्ज़ाम में पूछेगा, जिस तरह से क्वेश्चन आता उसी तरह से फिर डीप में भी स्टडी हम करेंगे जिस लेवल में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इतिहास को समझने के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री को समझने के लिए यहाँ पर एक वर्ल्ड का नक्शा आप देख पा रहे होंगे। ये वर्ल्ड का नक्शा जो है, इसके माध्यम से एक हम पहले स्टोरी समझ लेते हैं। उसके बाद हम ब्रिटिश, यहाँ जो यूरोप में है, जो ब्रिटिश जो 1600 ईस्वी में भारत में एंट्री करते हैं, उसके बारे में भी समझेंगे। जैसे कि आपको एक हाइपोथेटिकल स्टोरी मैं सुनाऊं, काल्पनिक कहानी। हाइपोथेटिकल मतलब मनगढ़ंत कहानी मैं आपको सुनाता हूं, जिसके माध्यम से आप आगे के कंसेप्ट को बेहद आसानी ढंग से समझ पाएंगे। आखिरी उस समय हो क्या रहा था, क्या कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट को और बेहतर ढंग से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अगर थोड़ा बहुत जानते होंगे ज्योग्राफी, तो ये जानते ही होंगे कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो भी कंट्री, लगभग ये कंट्री जो है अन्य देशों के तुलना में आर्थिक रूप से कमज़ोर है और पिछड़ा हुआ है, परंतु यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। तो अन्य देश जो विकसित हैं या फिर विकासशील देश हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पर आएँ और इन्वेस्ट करें और यहाँ पर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका अधिकतम उपयोग करके अपना मुनाफा कमाएं, अधिकतम से अधिकतम। तो इसमें चाइना हो या फिर इंडिया हो या फिर अन्य कोई देश भी हो, तो वो देश भी काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं इसमें। तो मान लीजिए कि इंडिया के ही कोई बिजनेसमैन, जैसे मुकेश अंबानी ही ले लीजिए, मान लेते हैं मुकेश अंबानी सोचते हैं कि चले अफ्रीका और अफ्रीका में व्यापार करके यहाँ पर जो फैक्ट्री लगा दें और फैक्ट्री लगाने के बाद व्यापार करेंगे और उससे मुनाफा कमाएंगे। तो मुकेश अंबानी जी क्या करेंगे? मुकेश अंबानी जी, मान लीजिए भारत की सरकार, अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी से कहेंगे, परमिशन लेंगे कि भाई सर हमें यहाँ पर जाना है और व्यापार करना है। तो व्यापार करने के लिए इन्हें परमिशन लेना पड़ेगा। मान लीजिए सरकार इनको मना कर दिए कि भाई तुमको नहीं जाना है अफ्रीका, तुम्हें बिजनेस व्यापार करने नहीं जाना है, तो क्या करेंगे मुकेश अंबानी जी? फिर ये जो लोग करते हैं, इनके चित परिचित जो सांसद लोग वगैरह होंगे, उनको पैसा देकर अपना कैसे भी काम निकाल लेंगे। और क्या होगा, एक मोनोपोली के तहत एक एग्रीमेंट साइन करवा लेंगे और यहाँ से परमिशन ले लेंगे कि अफ्रीका में जो बिजनेस करेंगे हम सब, उस पर केवल मेरा ही अधिकार हो। मोनोपोली मतलब होता है एकाधिकार होना, एकाधिकार हो, केवल मेरा ही एकाधिकार हो। इस तरह का मोनोपोली हासिल करने का प्रयास करेंगे और हासिल कर लेंगे। तो और यहाँ पर अफ्रीका में जब व्यापार करेंगे तो ये लोग काफ़ी कॉन्शियस रहेंगे, काफ़ी सचेत रहेंगे। किस बात को लेकर सचेत रहेंगे कि
जब यहाँ पर बिजनेस करने आते हैं ये लोग तो काफ़ी मुनाफा होता है। तो इस मुनाफा की खबर ये इंडिया गलती से भी नहीं पहुँचे, इस बात को लेकर वो काफ़ी कॉन्शियस या सचेत रहेंगे। तो क्यों सचेत रहते हैं, देखिए थोड़ा सा बताते हैं कि इसमें अगर गलती से भी यहाँ के न्यूज़ की बहुत सा पैसा मुनाफा हो रहा है, अगर गलती से भी ये न्यूज़ इंडिया चला जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, भारत सरकार जो इंडियन गवर्नमेंट है कहेगी ढेर पैसा कमा रहे हो भाई, कुछ इधर भी लाओ, मतलब टैक्स भी दो, टैक्स और दो, तुम टैक्स कम दे रहे हो। और भी बिजनेसमैन जो रहेंगे, बिजनेसमैन वो भी कहेंगे कि केवल मुकेश अंबानी का ही एकाधिकार क्यों हो बिजनेस पर, हम भी जाएंगे, हम भी मुनाफा कमाएंगे। और ढेर सारे अगर टाटा बिरला इस तरह से आ जा रहे हैं तो क्या होगा, व्यापार में हिस्सेदारी बढ़ जाएगा और जो एकाधिकार से जितना जो मुनाफा इनको हो रहा था वो मुनाफा कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगा। तो इसी बात को लेकर ये लोग काफ़ी सचेत रहेंगे। अगर यहाँ पर कोई इंडियन अगर न्यूज़ छापता है तो ये लोग क्या करेंगे, मुकेश अंबानी के जो फैक्ट्री के जो भी कर्मचारी हैं या फिर जो भी यहाँ पर लोग हैं तो करेंगे कि यहाँ का न्यूज़ कहीं गलती से भी इंडिया नहीं पहुँच जाए, तो यहाँ जो न्यूज़ निकलेगा अपने ही द्वारा इंडियन के जो पत्रकार होंगे निकालेंगे न्यूज़, उन्हीं को जब्त कर लेंगे। क्यों जब्त कर लेंगे, गलती से भी कहेंगे अगर तुम्हारा न्यूज़ इंडिया पहुँच गया तो उससे हमारा नुकसान हो जाएगा, तो अपने ही न्यूज़ को जब्त करेंगे। तो ये मान लें कि जब्त करेंगे, मगर ये भी कब तक अपना इस चीज़ को छुपा सकते हैं, एक ना एक दिन क्या होगा, ये न्यूज़ इंडिया पहुंच जाएगा कि भाई ढेर मुनाफा हो रहा है अफ्रीका के साथ जो व्यापार कर रहे हैं मुकेश अंबानी जी। तो क्या होगा, सरकार कहेंगे हमें भी कुछ लाओ, इंडियन गवर्नमेंट कहेगी हमें भी कुछ लाओ, टैक्स लाओ, और भी व्यापारी लोग दबाव बनाएंगे सरकार पर, केवल मुकेश अंबानी ही क्यों, हम भी बिजनेस करने जाएंगे। ढेर सारे व्यापारी यहाँ पर दबाव बनाना शुरू करेंगे। तो मुकेश अंबानी जी क्या कहेंगे कि देखो ठीक है, सरकार के दबाव में आके कहेंगे कि एक तो मेरा है मोबाइल का जो बिज़नेस है और दूसरा जो है पेट्रोलियम है। इन दो चीज़ों को छोड़कर बाकी पर जो मोनोपोली है आप ख़त्म कर दीजिए। मोनोपोली मतलब ये दोनों चीज़ को, इन दोनों चीज़ पर मेरा ही मोनोपोली बना रहे, अब बाकी सब चीज़ पर आप बिजनेस कर सकते हैं। तो सरकार इस बात को लेकर तैयार हो जाती है। मान लीजिए सरकार इस बात को लेकर तैयार हो जाती है, चलो दो चीज़, एक मोबाइल हो गया तुम्हारा, एक पेट्रोलियम, ये दो चीज़ को छोड़ के बाकी सारे बिजनेसमैन जो जाएंगे वो बिजनेस कर सकते हैं। तो ये तो हुआ काल्पनिक कहानी, मनगढ़ंत कहानी जो हमने आपको एक समझाने के तौर पर, एक रियल कहानी ये नहीं है। मैं इसको स्पष्ट कर देता हूँ, ये रियल कहानी नहीं है, केवल एक समझ विकसित करने के लिए आपको ये समझाया गया। सेम कहानी, इसी कहानी को हम ईस्ट इंडिया कंपनी पर लागू करके देखते हैं। देखिए यही कहानी हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यूनाइटेड किंगडम है, यहीं पर है यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन। यहीं से एक ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली मिला कि आप पूर्वी द्वीप समूह, यहाँ पर जो है पूर्वी द्वीप समूह के साथ जाके व्यापार कर सकते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मोनोपोली हासिल कर ली सरकार से कि केवल हम ही यहाँ पर जाकर व्यापार कर सकते हैं और ब्रिटिश कोई व्यापारी लोग यहाँ पर आकर व्यापार नहीं कर सकते। इस तरह के मोनोपोली हासिल कर लिया। तो ईस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार करने की मोनोपोली हासिल किया। देखिए एक होता है ईस्ट इंडीज़, एक होता है वेस्ट इंडीज़। चूँकि उस समय हुआ क्या, स्थिति ये था कि उस समय यूरोप का काफ़ी प्रभाव हुआ करता था, काफ़ी राजनीतिक रूप से काफ़ी प्रभावशाली देश हुआ करते थे ये सब। तो ये लोग जो चीज़ पूरब में देखते थे उसे पूर्वी द्वीप समूह नाम दे दिए, जो लोग पश्चिम की तरफ देख लिए उसे पश्चिमी द्वीप समूह नाम रख दिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो द्वीपों का समूह होता है पूर्वी द्वीप समूह, इसी को बोलता है ईस्ट इंडीज़। ईस्ट इंडीज़ मतलब द्वीपों का समूह। और जो वेस्ट में ये अमेरिका के नीचे जो भी यहाँ पर जो भी द्वीपों का समूह है उसे, चूँकि पश्चिमी द्वीप समूह है, इसको अंग्रेजी में पश्चिमी द्वीप समूह को वेस्ट इंडीज़ बोल दिया। चूँकि ये कोई देश नहीं है, द्वीपों का एक समूह, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी द्वीप समूह यानी कि ईस्ट इंडीज़ के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने
अपना मोनोपोली हासिल कर लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि हम जाएंगे और पूरब में व्यापार करेंगे, तो इसके पीछे पीछे कोई दूसरा व्यापारी ब्रिटेन से भारत नहीं आएगा या फिर पूर्व दिशा में नहीं आएगा। तो इस चीज़ को उन्होंने पहले गवर्नमेंट से हासिल किया। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, जैसे यूरोपियों का, जैसे लगभग आपने पढ़ा होगा 1498 में वास्को डी गामा भारत आते हैं, इस तरह से समुद्री मार्ग से होते हुए यहाँ पर। तो उसी दौरान अन्य यूरोपीय लोग भी भारत आ रहे हैं। तो उसी में 1600 ईस्वी में ब्रिटेन भी अपना व्यापार करने के लिए भारत की तरफ, पूर्व की दिशा की तरफ आते हैं। और कौन सा कंपनी आता है सबसे पहले? ईस्ट इंडिया कंपनी आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी मोनोपोली हासिल करके आता है ब्रिटेन से। तो आगे हम देखते हैं क्या कंसेप्ट है। अब यहाँ पर समझिए, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आ गई। तो इस दौरान हमने यहाँ पर लिखा है, इस दौरान विभिन्न यूरोपीय कंपनियों का आगमन प्रारंभ हुआ, जिसमें से ब्रिटिश एक थे। ब्रिटिश लोग एक थे जो 1600 ईस्वी में भारत आए, ये भी यूरोप से ही थे। तो क्या हुआ, पहले 150 वर्षों तक ये लोग व्यापारी ही बने रहे। यहाँ पर हमने लिखा है व्यापारी ही बने रहे लगभग 150 वर्षों तक। एग्जैक्ट यहाँ पर 150 आपको याद करने में सहूलियत होगा, इसलिए हमने 150 लिखा। यहाँ पर 1857 में प्लासी के युद्ध से कब्जा करता है बंगाल, ये हम आगे बताएंगे। अभी देखिए, तो लगभग 150 वर्षों तक ये व्यापारी बने रहे। चूँकि ये प्राइवेट कंपनी था और चाहता था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में मुनाफा हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, प्रॉफिट हमारा क्या हो, ज़्यादा हो। तो ये लोग जब इंडिया आए थे तो उस समय क्या था, इस पूरे उत्तर भारत में मुग़ल साम्राज्य हुआ करता था जो काफ़ी शक्तिशाली हुआ करता था उस समय। तो इस क्षेत्र में जब व्यापार करते थे तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था मुग़ल साम्राज्य को। तो और व्यापार करने पर जो भी टैक्स लगता था, ये मुग़ल साम्राज्य उनसे टैक्स वसूला करते थे। तो ये लोग चाहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाएं। तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि अगर हम किसी क्षेत्र पर अधिकार कर लेंगे तो क्या होगा, जो टैक्स हमें देना पड़ता है वो टैक्स हमें तो नहीं देना पड़े। मान लीजिए एक बंगाल के क्षेत्र जिसे अधिकार आगे जाके करेगा, तो बंगाल के क्षेत्र पर कोई क्षेत्र अधिकार कर लिया जहाँ यहाँ पर हमें टैक्स देना पड़ रहा था अंग्रेज़ को। अब यहाँ पर टैक्स अंग्रेज़ को नहीं देना पड़ेगा। अब बदले में क्या होगा, अगर यहाँ पर प्रशासनिक अपना अधिकार हो जाता है तो यहाँ पर उनका जो प्रॉफिट राजस्व, भू राजस्व आएगा, भू राजस्व से जो भी प्रॉफिट होगा, ये सारा प्रॉफिट किनका होगा, ब्रिटिश का होने लगेगा। जो टैक्स दे रहे थे वो टैक्स भी देना नहीं पड़ेगा और प्रॉफिट भी भू राजस्व आने लगेगा। इससे क्या होगा, मुनाफा बढ़ जाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखकर ब्रिटिश लोग 1600 के बाद कुछ दिन के बाद इन्होंने प्रयास भी किया कि हम क्या करें, कुछ क्षेत्रों पर, भारत के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लें। इस तरह से अधिकार करने, मगर प्रयास तो ज़रूर किया, मगर हम एक बात अभी बताए थे कि इस समय मुग़ल साम्राज्य काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, काफ़ी मजबूत हुआ करते थे। तो ये देखिए 1526 ईस्वी में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना होती है, मुग़ल साम्राज्य, और लगभग 1757 तक इसका चलता है। परंतु यहाँ पर देखिए 1707 ईस्वी हमने लिखा है यहाँ पर। तो इस ड्यूरेशन में जो है मुग़ल साम्राज्य जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करता था मुग़ल साम्राज्य। और यहाँ पर हमने लिखा है मुग़ल बहुत मजबूत हुआ करता था। इस दौरान अंग्रेज़ों ने ज़रूरत दिखाई कि एक आध बार कि हम अधिकार कर ले भारत के कुछ एरिया पर, ताकि हमें मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो, परंतु ऐसा करने में असफल रहे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। कौन? मुग़ल साम्राज्य स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। परंतु यहाँ पर क्या हुआ, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात साम्राज्य को लेकर आपसी झंझट के कारण, आपसी लड़ाई या आपसी विवाद कह लीजिए, उसके कारण मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर होने लगा। यहीं से उत्तर मुग़ल काल का शुरुआत हो जाता है। महज 50 वर्षों में इसका फ़ायदा अंग्रेज़ ने उठाकर 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होता है। अब महज लगभग
पूरे महज 50 वर्षों में इन्होंने ब्रिटिश लोग ने प्लासी युद्ध के लड़ाई के माध्यम से इस बंगाल वाले एरिया पर कब्जा कर लिया। यहाँ पर काफ़ी बड़ा एरिया था। पहले का जो बंगाल हुआ करता था, आप यहाँ पर देखिए, अगर देख पा रहे होंगे तो ये बंगाल जो हुआ करता था, यहाँ पर पूरा पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ये उड़ीसा, इन सारे एरिया आ जाता था। यहाँ पर असम भी आ जाता था। इधर बांग्लादेश जो देख रहे हैं आप, बांग्लादेश, वो भी बंगाल में ही आता था। तो इतना बड़ा क्षेत्र था और काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र था। इससे अंग्रेज़ों को क्या होता था, एक बड़ा क्षेत्र मिल गया और ये बड़ा क्षेत्र मिल जाने के कारण इसको टैक्स तो अब देना ही नहीं है और जो भी भू राजस्व जो भी आता था उससे प्रॉफिट इनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो एट रैंडम कोई यहाँ पर बंगाल पर कब्जा नहीं किया था अंग्रेज़। इसका एक काफ़ी सोचा समझा हुआ रणनीति काम करता था। उन्होंने काफ़ी एक रणनीति बनाकर बंगाल पे कब्जा किया। क्यों किया, तो ये देख लीजिए, ये जो प्रांत हुआ करता था ये काफ़ी उपजाऊ था, भू राजस्व में भी काफ़ी बेहतर था और यहाँ से एक बड़ा हिस्सा ट्रेड का एशिया के अन्य देशों के साथ हुआ करता था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ये बंगाल है, ये बंगाल उस समय का था, तो यहाँ पर आप देखेंगे म्यांमार हो जाएगा, फिर थाईलैंड हो जाएगा, इंडोनेशिया वगैरह अन्य देशों में भी अपना व्यापार गतिविधि ज़्यादा हो सकता था। और दूसरा चीज़, यहाँ पर दिल्ली जो हुआ करता था, दिल्ली से ये लोग काफ़ी दूर हुआ करते थे। इससे प्रशासनिक जो गतिविधि था यहाँ पर थोड़ा सा मुग़ल साम्राज्य का उतना नहीं हुआ करता था, कमज़ोर हो जाता था। दिल्ली से भी दूर हो गए और उपजाऊ क्षेत्र भी इनको मिल गया और यहाँ से व्यापारिक गतिविधि का पर भी नज़र रख सकते थे। इसलिए उन्होंने काफ़ी सोची समझी रणनीति के साथ बंगाल पर कब्जा किया। एक प्रश्न आता है कि देखिए, यहाँ पर फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी या पुडुचेरी जो भी लिखते हैं उस पर नियंत्रण किया और जबकि ब्रिटिश लोग ने बंगाल पर नियंत्रण किया और पूरे भारत की चाबी उसके हाथ लग गई। तो क्या कारण था? कारण यही था कि ये उपजाऊ प्रांत ब्रिटिश को लोग को मिल गया, जो कि यहाँ पर उतना उपजाऊ क्षेत्र नहीं था। व्यापारिक गतिविधि के लिए भी मिल गया। यहाँ पर तो व्यापार कर सकते थे, मगर यहाँ से भी तो व्यापार कर सकते। भू राजस्व इसका प्लस पॉइंट बन गया और यहाँ से ढेर सारे इनको सैनिक मिल गया। भू राजस्व अब भी काफ़ी मुनाफा होता था। तो इस तरह से ब्रिटिश लोग अपने आप को आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से ताकतवर होकर पूरे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। वही काम यहाँ पर भू राजस्व की कमी के कारण ये लोग, फ्रांसीसी लोग, यहाँ पर सफल ज़्यादा नहीं हो पाए। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के द्वारा ब्रिटिश लोग बंगाल पर कब्जा कर लेते हैं। ये बंगाल पर कब्जा कर लिए। जब यहाँ पर अपना शासन प्रशासन स्थापित कर लिए, लगभग 100 वर्षों तक, चूँकि इनका काम केवल मुनाफा ही कमाना था, यहाँ के पब्लिक को क्या वेलफेयर का, लोक कल्याण के लिए जो कोई काम होता है, सड़क, बिजली या फिर खाद्यान्न को कोई कमी है तो उसके लिए व्यवस्था करना, इस तरह की कोई काम सोचता नहीं था। कि जो भी होता था सारा चीज़ में, जैसे खाद्यान्न का ही अगर बात कर लें या फिर जो भी वाणिज्यिक फसल होता उसका उपजा करके अपना प्रॉफिट में ही इस्तेमाल किया करता था। यहाँ के नागरिक के बारे में नहीं सोचता था। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर शोषण आरंभ किया। लगभग 100 वर्षों के शोषण के बाद एक बड़ा विद्रोह हो जाता है, जिसे 1857 का विद्रोह कहते हैं। तो लगभग यहाँ पर हमने क्या देखा, 150 वर्षों तक व्यापारी बने रहे और अगले 100 वर्ष के बाद, शोषण के बाद, एक बड़ा विद्रोह हो गया, 1857 का विद्रोह हो गया। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ उसका अगर हम पूछे क्या कारण था, तो आप सभी लोग जानते होंगे, कुछ लोग जानते होंगे कि चर्बी वाला कारतूस, भाई चर्बी वाला कारतूस, वो जो घटना हुआ उसी के कारण ये विद्रोह हो गया। ये तो तात्कालिक कारण था। किसी भी विद्रोह का मूलतः 2 कारण होता है। एक तात्कालिक कारण होता है, दूसरा आधारभूत कारण होता है। तात्कालिक कारण तो वो चर्बी वाला कारतूस था, परंतु उससे पीछे भी एक बहुत बड़ा वजह काम कर रहा था, वो आधारभूत कारण था। और आधारभूत कारण में आर्थिक शोषण था, राजनीतिक रूप से जो परेशान चल रहे थे नवाब, जमींदार,
जो भी थे सामाजिक रूप से या फिर धार्मिक रूप से जो भी अंग्रेज़ों ने हस्तक्षेप किया इन मामलों में, जिसके कारण इंडियन का शोषण बढ़ गया। और इसी वजह से कहीं ना कहीं इस असंतोष की जो भावना था चर्बी वाला कारतूस के माध्यम से सारे लोगों, किसान हो, ज़मींदार हो, नवाब लोग हो, सारे लोगों ने मिलकर ब्रिटिश पर हमला कर दिया, विद्रोह कर दिया ब्रिटिश का। तो ये सारे कारण काम जरूर कर रहे थे, परंतु तात्कालिक कारण अगर पूछेगा तो चर्बी वाला कारतूस। तो याद रखिएगा, कोई भी विद्रोह होता है उसका दो मूलभूत कारण होता है। जैसे अभी हमने बात किया, जैसे कि ये अमेरिका भी का क्रांति के कारण क्या था, अमेरिका का क्रांति के कारण ही ले लीजिए। जैसे वहाँ पर बोस्टन में चाय को उतारकर समुद्र में फेंक दिया, तो वो तात्कालिक कारण था, परंतु उसके आधारभूत कारण क्या थे? आधारभूत कारण वही आर्थिक शोषण, राजनीतिक शोषण। कहीं ना इन सारे मामलों में अंग्रेज़ों ने अमेरिका वासियों के बीच हस्तक्षेप किया। तात्कालिक कारण बोस्टन पर जो चाय का घटना हुआ वो बना, और आधारभूत कारण कहीं ना कहीं पीछे में पहले से जो शोषण हो रहा था वो कारण बन जाता है। इस बात को जानते रहिएगा, ये आपको मेंस में लिखने में काफ़ी सहूलियत होगा, इस आधार पर हम बता रहे हैं। तो क्या हुआ, इतना बड़ा विद्रोह हो गया कि अंग्रेज़ को लगा कि अब तो हमारा पत्ता गया, कट गया, भारत से हम बाहर हो जाएंगे। इतना बड़ा विद्रोह हो गया। अब इतना बड़ा विद्रोह हुआ, अंग्रेज़ को इस बात का जरा भी इतना खबर नहीं था कि इतना बड़ा विद्रोह भी हो सकता है। तो अंग्रेज़ों ने सोचा भविष्य में इस तरह का विद्रोह हो, उससे पहले हम सचेत हो जाएं और उसकी तैयारी हम कर लें, उसके लिए हम रेडी हो जाएं। इस तरह के व्यवस्था के लिए उसने एक विकल्प सोचा कि अगर हम भारतीयों को मिलाकर एक संगठन बना दें, राजनीतिक संगठन, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो भी विद्रोह देश में या फिर राज्य में हो रहा है उसके माध्यम से पहले हमें दिखाई पड़ेगा, उसके बाद हम उसी के तहत व्यवस्था कर लेंगे। और अंग्रेज़ लोग इस तरह की व्यवस्था किए भी। और आगे चलकर क्या हुआ, आगे चलकर इसी के तर्ज पर उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनवा दिया भारतीयों के लिए। और भारतीय लोग भी चाहते थे एक संगठन बना ले भाई, जिसमें हम सब मिलकर ब्रिटिश को कैसे भारत से बाहर कर सकें, ब्रिटिश से कैसे शोषण से मुक्ति पा सके। इस तरह के संगठन तो भारतीय लोग भी बनाना चाहते थे, इंडियन लोग। और ब्रिटिश लोग क्या चाहते थे भाई, एक ऐसा संगठन हो जिसमें अगर विरोध ज़्यादा अगर दिखाई पड़े तो उसके तहत अगर हम व्यवस्था कर ले तो हम जो समाज में होने वाला बड़ा विद्रोह है उसको हम दबा सकते हैं। तो ये कांग्रेस को सेफ्टी बॉल्ब पिन की तरह यूज करना चाहते थे ब्रिटिश, और जबकि इंडियन जो थे इसको राष्ट्रीय आंदोलन की तरह एक आधार बनाकर संगठन को आगे बढ़ना चाहते थे। तो ब्रिटिश सेफ्टी बॉल्ब पिन की तरह यूज करते हैं। देखिए सेफ्टी बॉल्ब पिन क्या होता है, जैसे आप ये कुकर देखे होंगे, कुकर इस तरह से होता है और इसमें एक बॉल्ब पिन लगा रहता है यहीं पर छोटा सा, जिस अगर गर्म अगर करते हैं, बहुत सा गर्म हो गया, अगर सीटी नहीं खुला बाय द चांस, तो यहाँ से सेफ्टी बल्ब पहले पिन उड़ता है, उसके बाद कुकर कहीं फटेगा। अगर ये सेफ्टी बल्ब पिन नहीं देंगे, ये फंस गया सीटी, तो पूरा कुकर ही ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसी सेफ्टी बल्ब पिन का कंसेप्ट के तहत इसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहा। तो इसमें क्या करेंगे अंग्रेज़ लोग 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय लोग भी चाह रहे हैं एक संगठन बनाना, अंग्रेज़ भी चाह रहे हैं कि एक संगठन बना ले। तो उसी में 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना होगा। और कौन स्थापना करेंगे? ए.ओ. ह्यूम के सहयोग से कांग्रेस की स्थापना हो जाता है। अब समझ रहे होंगे कि अंग्रेज़ अधिकारी ही क्यों आकर कांग्रेस की स्थापना में मदद कर रहा है। इस बात को जानते रहिएगा। यहाँ पर अगर उस समय जो गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे 1885 के समय। आगे क्लास में हम इस सारे बातों को याद कर लेंगे, तत्काल के लिए आप याद रखिए। लॉर्ड डफरिन उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो आप यहाँ पर आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ए.ओ. ह्यूम के सहयोग से ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे, इन्हीं के सहयोग से कांग्रेस की स्थापना हुआ। इसीलिए कांग्रेस के संस्थापक या फाउंडर या फिर जो कह लीजिए पिता, इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करते हैं।
देखिए, एक बात हम यहाँ पर बताते हैं, 1857 के जो क्रांति हुआ, उस क्रांति को असफल घोषित कर दिया गया, परंतु कुछ मायनों में ये क्रांति सफल भी हुआ, सक्सेस भी प्राप्त किया। तो किन मामलों में असफल रहा और किन मामलों में सफल रहा? जैसे अगर हम कोई लक्ष्य बनाते हैं और उस लक्ष्य तक अगर नहीं पहुंच पाते हैं, अगर उस लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही हम नहीं पहुंच पाए, तो क्या कहेंगे? हमने असफलता हासिल की। परंतु कुछ दूरी जो हमने तय किया, उसमें तो जो राह में हमने जो चीज़ सीखा, तो वो तो फिर उससे हम बेनिफिट तो ले ही सकते हैं कि अगली बार जब हम जाएंगे इस रास्ता पर, तो हमें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ये हम पहले से जा चुके हैं, तो हमें कुछ पता चलेगा। तो ठीक वही हुआ। 1857 की जब क्रांति हुई, तो उस समय जब विद्रोह हुआ, तो कुछ विद्रोह तो असफल हो गया। ब्रिटिश लोग को ये लोग भगाना चाहते थे, इंडिया से बाहर करना चाहते थे। ब्रिटिश लोग इंडिया से बाहर नहीं हुए, और ये लोग चाहते थे कि हम अपना शोषण से मुक्ति पाएँ ब्रिटिश को बाहर करके, तो वो भी संभव नहीं हुआ। परंतु इन लोगों ने जो भारत में एक बड़ा विद्रोह हो गया, तो इन लोगों को एक विश्वास, अपने आप में विश्वास हो गया, अगर सारे लोग मिलकर, किसान हो, ज़मींदार हो, नवाब हो या शिक्षित वर्ग हो, अगर सारे लोग मिलकर अगर हम इस लड़ाई को लड़ें, तो ब्रिटिश को हम भारत से बाहर कर सकते हैं और शोषण से मुक्ति पा सकते हैं, अपना एक स्वराज पा सकते हैं, अपना राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। इस तरह की भावना का जो बीजारोपण हुआ 1857 की क्रांति ने, इस चीज़ को भारतीयों में एक बेहतर ढंग से सिखा दिया। इसी को आधार मानकर भारतीय ने राष्ट्रीय आंदोलन शुरू भी किया था। ये कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक आधार था। तो राष्ट्रीय अगर हम कह रहे हैं, राष्ट्र का और देश का क्या मतलब होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है, उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने लिखा है नेशन, यहाँ पर कंट्री, यहाँ पर क्या लिखा है? नागरिकों के बीच एक भावना से प्रेरित हो। नागरिक एक भावना से प्रेरित हो, फीलिंग ऑफ बॉन्डिंग जो है एक हो। फीलिंग ऑफ बॉन्डिंग एक होने का मतलब क्या है? जैसे कि अगर हम ये कहें कि ये इंडिया है, अगर यहाँ पर कोई दिल्ली में है, या फिर कोई बिहार में है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई गुजरात में है, अगर कोई उड़ीसा में है, यहाँ पर कोई तमिलनाडु में है, या फिर कर्नाटक में है, या केरला में, इस तरह से अन्य कोई भी, या फिर पूर्वोत्तर राज्य है, इस तरह से कोई भी है, तो यहाँ के नागरिक, जितना नागरिक दिल्ली का महसूस करता है कि हम भारत में हैं और या एक दूसरे से काफ़ी जुड़ाव महसूस करते हैं, उतना ही जुड़ाव अपना देश से सारे अगर देश के वासी करने लगे कि हम सभी एक हैं, हमारा पूरे भारत के साथ बेहतर जुड़ाव है, हम कहीं पर भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। और हम जब भारत की बात करते हैं, तो सभी भारत की एकता पर जब विषय आता है, तो सभी का विचारधारा एक हो जाता है कि हम भारत को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे या फिर काम करेंगे। तो फीलिंग ऑफ बॉन्डिंग एक होने का मतलब यही है कि राष्ट्रीय भावना एक हो। जब राष्ट्र की ऊपर मुसीबत आए, तो सारे आदमी मिलकर राष्ट्र के लिए खड़ा होता हो। यही है फीलिंग ऑफ बॉन्डिंग, राष्ट्र के लिए भावना एक होना चाहिए नागरिकों के बीच। अगर आपसे पूछे कि क्या भारत एक राष्ट्र है, क्या भारत के नागरिक सब आपस में मित्रवत व्यवहार करते हैं, तो मैं अगर पूछ लूँ भारत एक राष्ट्र है या नहीं, आप हाँ या फिर ना ये कह सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब करता हूँ। अगर मैं पूछूं कि क्या उत्तर भारत के लोग जब महाराष्ट्र जाते हैं या फिर गुजरात जाते हैं, तो ये लोग महाराष्ट्र के लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर ढेर रोज़गार है, आ जाओ तुम भी रोज़गार करो। या फिर गुजरात जाते हैं तो गुजरात के लोग कहते हैं कि आ जाओ तुम भी रोज़गार करो, यहाँ ढेर सा रोज़गार है। या फिर ये पूर्वोत्तर भारत के जो भी लोग हैं, जितना यहाँ दिल्ली के लोग आपस में एक दूसरे से, या फिर बिहार, या फिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बंगाल, यहाँ पर जो भी राज्य हैं आपस में जितने जुड़े हुए महसूस करते हैं, क्या उतने ही जुड़े हुए पूर्वोत्तर राज्य के लोग भी भारत से कर रहे हैं? तो आपसे अगर पूछे कि क्या भारत एक राष्ट्र है, तो आप कहेंगे बिल्कुल भारत एक राष्ट्र है। परंतु फीलिंग ऑफ बॉन्डिंग में जो चैलेंजेज है, थोड़ा सा चैलेंज ज़रूर है, परंतु भारत एक राष्ट्र तो ज़रूर है, क्योंकि राष्ट्रीय एकता है।
फिर भी कुछ चैलेंज है, उस चैलेंज को दूर करने के लिए समय समय पर हम काफ़ी उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, और इस फीलिंग ऑफ बॉन्डिंग को धीरे धीरे हम काफ़ी मजबूत भी कर रहे हैं। तो चैलेंज होने के बावजूद भी भारत एक राष्ट्र है, परंतु इसके चैलेंजेज हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं भारत एक राष्ट्र जरूर है, परंतु उनके बीच कुछ चैलेंजेज भी हैं। तो अब देश के बारे में अगर बात करें तो देश क्या होता है, और अगर देश में मूलतः 4 तत्व होते हैं। किसी क्षेत्र को देश तब कहते हैं जब उसमें 4 तत्व दिखाई पड़े। पहला है भूभाग। अगर बिहार को हम नक्शा बना के, इस तरह से नक्शा बना के अगर देखें तो मान लीजिए ये बिहार है। कह रहा है कि पहला चीज़ कि निश्चित भूभाग होना चाहिए। निश्चित भूभाग भी है बिहार के पास। यहाँ पर देखिए भूभाग है पहला नंबर, तो निश्चित भूभाग होना चाहिए। ये सीमा है बिहार का, एक निश्चित भूभाग है। दूसरा कह रहा है निश्चित जनसंख्या। यहाँ पर निश्चित लगा लीजिएगा। निश्चित जनसंख्या, जब एरिया है तो इसके बीच में कितने लोग रहते हैं इसको हम तो गिन ही सकते हैं, तो एक निश्चित जनसंख्या भी हो जाएगा। तीसरा चीज़ यहाँ हम सबसे लास्ट में लिखे हैं सरकार होना चाहिए। तो यहाँ पर भी सरकार है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, विधानसभा है, विधान परिषद है, इस तरह से है, पूरा एक सरकार ऑर्गेनाइज है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक देश बनने में, वो है संप्रभुता। संप्रभुता होता है कि बिना किसी के दबाव में आए अपना डिसीजन खुद से लेना। क्या भारत एक संप्रभु राज्य है, ये संप्रभु देश है कि नहीं है, इस बात को देखिए। जैसे अगर भारत को यहाँ पर अगर भारत को कि अमेरिका के साथ कैसा संबंध रखना है या अमेरिका के साथ कैसा संबंध रखना है, तो रूस से उससे कोई दबाव महसूस नहीं करना हो। इस तरह से अगर भारत को इजराइल के साथ हथियार का खरीदार करना है, तो उससे कहीं अमेरिका या फिर रसिया, इससे कहीं बाहरी दबाव काम ना करे। बिना बाहरी दबाव के अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय डिसीजन हो, पूरे देश के हित में डिसीजन हो, तो वो हमारा, या फिर कई देश में या नक्सलवाद के खिलाफ जो भी हम अपने देश के आंतरिक सुरक्षा या शांति के लिए जो भी हम डिसीजन लेते हैं, बिना बाहरी दबाव के अगर हम वो डिसीजन ले पा रहे हैं, तो हम कहेंगे भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। तो भारत वास्तव में संप्रभु राष्ट्र भी है। वही संप्रभुता की जब बात आती है तो बिहार संप्रभु नहीं है। बिहार भारत सरकार के अधीन में आता है, इसलिए ये संप्रभु नहीं है, ये भारत का हिस्सा है, इसे हम राष्ट्र नहीं कहेंगे। तो आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि अब नेशन क्या होता है और देश क्या होता है और राष्ट्र क्या होता है, नेशन। तो इस बात को जानते रहिएगा। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए लगभग 1600 ईस्वी में हमने क्या लिखा, 1600 ईस्वी में ब्रिटिश लोग भारत आते हैं और लगभग 150 वर्षों तक व्यापारी बने रहते हैं। 1757 के बाद प्लासी के युद्ध के बाद, यहाँ 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद महज 50 वर्षों में ये बंगाल पर नियंत्रण कर लेते हैं। प्लासी युद्ध के माध्यम से बंगाल पर यहाँ पर नियंत्रण कर लेते हैं। और यहाँ पर जैसे ही प्रशासक बनते हैं, यहाँ का शासन व्यवस्था अपने नियंत्रण में लेते हैं बंगाल से, यहीं से शोषण शुरू कर देते हैं। और यही शोषण बढ़ते लगभग 100 वर्षों के शोषण के बाद एक बड़ा विद्रोह होता है, 1857 का विद्रोह। और इसका विद्रोह का हमने कारण क्या बताया, आधारभूत 2 कारण बताया, आधारभूत कारण और तात्कालिक कारण। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा किए। फिर उसके बाद हमने बताया कि भारतीयों ने भी चाहा कि एक संगठन बनाना और ब्रिटिश लोग भी चाहते थे संगठन बनाना। दोनों का मकसद और पर्पस क्या अलग अलग था, वो आपने अभी देखा। इस तरह से कांग्रेस का स्थापना हो गया। ए.ओ. ह्यूम इसमें काफ़ी मदद किए थे। तो ये तो हो गया कांग्रेस की स्थापना। जब कांग्रेस की स्थापना हुआ तो उसमें पहला स्थापना, ये जो उस समय कौन से स्थापना के समय क्या क्या अधिवेशन हुआ, किस जगह पर हुआ, यहाँ स्थान दिया है, यहाँ पर देखिए वर्ष दिया है, कौन से अध्यक्ष थे उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है, प्रतिनिधि लोग कौन थे उनके बारे में भी दिया गया। इन सब से प्रश्न पूछा जाता है और किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला देख लेते हैं, पहला अधिवेशन कब हुआ था। तो पहला अधिवेशन का स्थान पहले देख लेते हैं, बम्बई में हुआ था। और यहाँ पर देखिए 1885 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, बनर्जी।
WC बनर्जी पूरा नाम था। और पहला जो अधिवेशन हुआ था बम्बई में, उसमें कुल 72 सदस्य उपस्थित थे पहले वाले अधिवेशन में। और दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और उसके अगले साल ही हो गया। 85 में संगठन बना, उसी समय एक अधिवेशन बुलाया गया। अगले साल फिर से हुआ एक नया अधिवेशन 86 में। उस समय उसके अध्यक्ष कौन बने? नौरोजी साहब बन गए थे, दादा भाई नौरोजी। और देखिए अध्यक्ष की सदस्यों की संख्या क्या हो गया? 72 से 434 हो गया। थर्ड जो था मद्रास में हुआ और 1887 में हुआ। इसके अध्यक्ष थे तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। इनका नाम पूरा नाम बदरुद्दीन तैयब जी था। और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इससे काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगर पूछेगा प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो WC बनर्जी थे। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे तो तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी थे। और चौथा जो था, चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हो गया और ये 1888, 85, 86, 87 और 88 लगातार हर साल हो रहा है। तो इसमें प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले। इनको शॉर्ट में यूले बोल देते हैं। तो जॉर्ज यूले थे। और यहाँ पर हमने प्रतिनिधियों की संख्या लिखी, तो देख लीजिए यहाँ पर रटने के लिए नहीं लिखा है, हमने एक चीज़ समझने के लिए लिखा है कि पहला तो आपको याद रखना है कि पहले बार जो हुआ अधिवेशन उसमें तो इम्पोर्टेंट बनता है कि कितने सदस्य थे। 72 सदस्य थे। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। उसके बाद जो हमने लिखा तो एक क्वेश्चन आ गया था कि एक स्टेटमेंट की तरह आता है कभी कभी कि प्रथम अधिवेशन के बाद कांग्रेस के सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ी है। तो आपको बताना ये कथन सही है या फिर गलत है। तो यहाँ पर आप इसीलिए डाटा हमने यहाँ पर लिखा है कि देखिए यहाँ पर 72 है, 434 है, 607 हो गया, 1248 है। संख्या क्या हो रही? बढ़ रही है। संख्या केवल बढ़ रही, इस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखिए, बस इसी के लिए। बाकी केवल पहले वाला को याद रखना है, 72 सदस्य प्रतिनिधि हुआ करते थे। तो ये तो हो गया 4 अधिवेशन के बारे में हमने लिख दिया यहाँ पर, ये हो गया। इसको याद करने के लिए अध्यक्ष काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको याद करने के लिए हम निमोनिक्स बनाए हैं। आप भी कुछ बना सकते हैं, मगर यहाँ पर जो हमें बेहतर लगा वो हम निमोनिक्स बनाए। आप भी इसी तरह से अगर याद करेंगे तो आपको क्रम जो है, जो भी क्रम है, ईयर है, वो भी पूरी तरह याद हो जाएगा। यहाँ पर हमने लिखा है बंटू, BANTU बंटू। बी से क्या हो गया? बी से हो गया बनर्जी, WC बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। N से हो गया नौरोजी, T से हो गया तैयब जी, U से यूले, जॉर्ज यूले। अब यूले को आप 22 से कंसीडर मत कीजिएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा यहाँ पर, क्योंकि दिमाग लगाइएगा तो फिर तो याद करने में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए यूले को U से ही रहने दीजिए, तो आप बेहतर ढंग से याद रख पाएंगे। अब देखिए B से हो गया बनर्जी, N से हो गया नौरोजी, T से तैयब जी और ये U से हो गया यूले। अगर आपसे हम प्रश्न करें कि 1887 में कौन अध्यक्ष थे कांग्रेस के, 1887 में कौन अध्यक्ष थे, तो आप ऐसे याद, अगर बंटू रखते हैं तो आपको याद रहेगा हाँ 85, 86, 87। ये 87 तीसरा नंबर पर है। तो BA बंटू हमने याद रखा, BANTU, ये तीसरा नंबर पर TR आने की तैयब जी थे। और इससे होगा कन्फर्म, आपको एक्यूरेट याद रहेगा। ये अगर ये क्रम आप याद रखेंगे तो ईयर भी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ईयर देखिए लगातार है 85, 86, 87, 88। और हमने 4 ही क्यों लिखा है? केवल 4 ही से क्वेश्चन बनता है, बाकी से भी क्वेश्चन बनता है। बाकी हम जब विस्तार से पढ़ेंगे तब इसको हम देख लेंगे, परंतु यहाँ पर हम केवल अभी 4 ही को देखेंगे। तो इस बंटू को जो हमने निमोनिक्स बनाया, इसको याद रखिएगा। B फॉर बनर्जी, T से N से नौरोजी, T से तैयब जी, U फॉर यूले, इस तरह से याद रखिएगा। और ये स्थान भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्थान अध्यक्ष एक आपको पूछेगा, ये तो आपको याद करने के लिए आपने देख लिया। वर्ष भी आपने देख लिया कि लगातार सेशन हो रहा है, 85, 86, 87, 88, इस तरह से याद रख लेंगे। प्रतिनिधियों की संख्या में 72 है, केवल इसी को याद रखना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो एक बनता है
स्थान को कैसे याद रखें। यहाँ पर देखिए, स्थान को याद करने के लिए आप बताइए, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 4 महानगरों का अगर कोई पूछे कि नाम बताइए तो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, ये 4 महानगर के बारे में आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। ये 4 बार 5 बार जब आप बोलेंगे या फिर रिवाइज करेंगे तो ये आपके दिमाग में या फिर आपकी ज़ुबान पर बैठ जाएगा। तो वैसे ही याद रखना है ये 4 महानगर के बारे में, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। हम याद क्यों करा रहे हैं? यहाँ पर देखिए, अगर ये दिल्ली उस समय तो इम्पोर्टेंट उतना अथी नहीं था तो इसको हटा दीजिए तो आपका अधिवेशन का क्रम सही बैठ जाएगा। पहला कहाँ हो रहा है? पहला हो रहा है बम्बई में, दूसरा दिल्ली को काट दिए बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, तो यहाँ पर पहला यहाँ पर हो गया, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा हो जाएगा मद्रास में। इसीलिए हम आपको याद करवा रहे थे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। और चौथा में देखिए इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद यहाँ पर आपको यूपी में मिल जाएगा इलाहाबाद, ये चौथा नंबर पर हो गया। तो आप नक्शा के माध्यम से अगर याद रखेंगे स्थान को, जो प्रथम 4 हैं उससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना होगा। ये भारत का एक नक्शा इस तरह से बना लीजिए और यहाँ पर आप बम्बई रख लीजिए। पहला नंबर बम्बई हो गया, दूसरा नंबर कलकत्ता हो गया और तीसरा नंबर यहाँ पर आपका मद्रास हो गया। तो इस तरह से बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और चौथा नंबर पे आपको क्या हो जाएगा? इलाहाबाद हो जाएगा, इलाहाबाद। इस तरह से अगर नक्शा पर यहाँ पर हमने लिख दिया भी है, पहला में बम्बई है, दूसरा में कलकत्ता, तीसरा में मद्रास, चौथा में इलाहाबाद, नक्शा के माध्यम से हमने यहाँ दर्शा दिया है, आपको याद रहेगा। तो ये 4 तक तो हमने देख लिया, आपको याद हो गया होगा कि स्थान क्या है। स्थान के बारे में 4 महानगर में से तो एक महानगर छोड़ देंगे तो 3 महानगर तो लगातार ही आ जाएगा। उसके बाद चौथा में एक याद रखना है, कल इलाहाबाद है। और ईयर भी लगभग आपको याद हो गया होगा। ईयर याद रखने के लिए बंटू वाला फार्मूला आप याद करेंगे, बी से बनर्जी, एन से नौरोजी, टी से तैयब जी, यू फॉर यूले। अगर आपसे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा तो तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगर प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष पूछेगा तो जॉर्ज यूले थे। और ये याद रखिएगा 72 सदस्य प्रतिनिधि प्रथम अधिवेशन में थे। देखिए ये अधिवेशन में होता क्या था, कांग्रेस के अधिवेशन में, वो चीज़ समझ लीजिए। ये जो 1885 में कांग्रेस ने एक संगठन बनाया, उसमें हुआ करता क्या था, ये एक मान लीजिए कमरा है, कमरा में आगे सारे लोग इकट्ठे हो गए भाई, आगे हाँ सारे वकील हैं, कोई पत्रकार हैं, कोई समाज सेवक हैं, कोई अपना जो भी हेल्प करना चाह रहे हैं देश के लिए, उस तरह से सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो ये लोग क्या करते थे कि ये लोग आपस में चर्चा करते थे, विचार करते थे कैसे ब्रिटिश लोगों को भारत से बाहर किया जाए और कैसे हम ब्रिटिश से शोषण से मुक्ति पा सकते हैं, कैसे हम अपना देश में स्वशासन लागू कर सकते हैं, स्वशासन की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। बस इसी तरह के चर्चा हुआ करता था। कोई प्रस्ताव लाया, उसको हाँ इस तरह के चर्चा को किसी ने आइडिया दिया कि हाँ इस तरह से हम बढ़ेंगे तो हम अपने देश को इस तरह से जो समस्या है उससे मुक्ति पा सकते हैं। तो इसी तरह का कोई आइडिया आया, उसको इस तरह से सारे लोगों ने मिलकर पास कर दिया। तो इसी में देखिए जब सारे लोग एक इकट्ठे होंगे, जैसे इकट्ठे होंगे तो सारे लोग इकट्ठे होंगे तो इसको एक निर्देशित करने के लिए कोई तो एक आदमी होना चाहिए। इसी में से किसी को एक अध्यक्ष चुन लेंगे, भाई अध्यक्ष आप बन जाइए, ये अध्यक्ष किसी को बना दिए, कोई एक ही अध्यक्ष रहेगा। जैसे कि ये एक इसमें बहुत सा लोग जुट गए, कांग्रेस के एक संगठन हो रहा है, इसी में से किसी को एक को पकड़ के यहाँ पर अध्यक्ष बना देंगे, चलो भाई आप अध्यक्षता करो। जैसे राज्यसभा या फिर लोकसभा में एक अध्यक्ष बना लेते हैं, इन्हीं में से किसी को चुनकर। तो ये अध्यक्षता प्रथम अध्यक्षता किसने किया था, अभी देखें हमने, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। यही व्योमेश चंद्र बनर्जी थे पहली बार कहाँ कर रहे थे, बम्बई में कर रहे थे 1885 में। तो इस तरह के डिस्कशन हुआ करते थे और यही इसमें कोई प्रस्ताव आ गया, उसको सारे लोग मिलकर पास कर गए, हाँ इसी तरह से हमको आगे बढ़ना है। डिस्कस हुआ, कोई एक बात पर सहमति बनी, उसी बात को लागू करने के लिए सारे लोग प्रयास करेंगे। हाँ तो सारे लोग प्रयास करेंगे तो इस नियम पर बढ़ना है। तो सभी ने कहा कि हाँ हाँ ये नियम सही है, किसी ने आइडिया दिया तो सारे नियम इसी को फॉलो करेंगे सारे लोग।
तो इस तरह से हुआ करता था कांग्रेस अधिवेशन। तो इसमें जो था, मान लीजिए ये कांग्रेस का जो ग्रुप हुआ करता था पूरा संगठन में, तो इसमें कुछ लोग वकील थे, कुछ पत्रकार थे, तो कुछ इस तरह से काफ़ी बुजुर्ग थे, कुछ नया युवा पीढ़ी भी थे इसमें, कुछ युवा पीढ़ी भी लोग थे, तो जो अभी स्वतंत्रता सेनानी जो कहे जाते थे वो भी इसमें शामिल होते थे देश को आज़ाद कराने में। तो जो एक तबका, एक कैटेगरी के जो लोग थे, चाहे जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे, उनका मानना था कि अंग्रेज लोग काफ़ी सभ्य हैं और वो जो है काफ़ी सभ्य देश से आए हैं और हम लोगों को शिक्षित करने के लिए आए हैं और सभ्य बनाने के लिए आए हैं। अगर ये इन लोगों के पास हम जाएं और प्रार्थना याचिका करें, एक एप्लीकेशन दें कि हमारे ऊपर ये अत्याचार हो रहा है, आप इस शोषण को नहीं करें, तो ये लोग चूँकि सब हैं तो विचार करेंगे और हमें छोड़ देंगे, शोषण से मुक्त कर देंगे। तो जब कांग्रेस में इस तरह के कुछ लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो युवा पीढ़ी हैं तो उनका भी खून खौलेगा, कहेगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि अंग्रेज़ के पास जाकर दया याचिका या फिर एप्लीकेशन देने से क्या अंग्रेज़ हमें छोड़ देगा? तो जैसे अभी आप सुनकर कुछ लोगों का मूड ख़राब हो गया होगा, वैसे ही यहाँ पर भी बैठे हुए लोगों का मूड ख़राब हो जाता था। ये लोग कहते थे कि वैसे अंग्रेज़ बाहर नहीं जाएगा, अंग्रेज़ को बाहर करना है तो धरना देना पड़ेगा, हड़ताल करना पड़ेगा, इस तरह के नियम लागू करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, इस तरह में लोग विश्वास करते थे। जो इस विचारधारा से प्रेरित लोग थे उनको कहते थे गरम दल। ये हो गया गरम दल। और जो इस कागज़ कार्रवाई, दया याचिका, विज्ञप्ति, एप्लीकेशन, इस तरह के विचारधारा से प्रभावित लोग को नरम दल कहते थे। यहाँ पर देखिए नरम दल के गिनती में इसको रखते हैं, इस तरह से नरम दल के गिनती में रखा जाता था। तो आप समझ पा रहे होंगे अब गरम दल मतलब क्या हुआ, नरम दल मतलब क्या हुआ, जो कागजी कार्रवाई पर विश्वास करेंगे और जो लोग धरना, हड़ताल, आंदोलन इस तरह पर विश्वास रखेंगे उन्हें गरम दल कहेंगे, जो कागजी कार्रवाई पर विश्वास करेंगे उन्हें नरम दल कहेंगे। तो इस तरह से गरम दल और नरम दल की कहानी है। तो इसको हम देख लेते हैं कैसे गरम दल और नरम दल के बारे में पूरे यहाँ पर हमने लिख दिया है, आपको समझ में अब बेहतर ढंग से आएगा। ये हमने देखा अभी गरम दल क्या है, नरम दल क्या है, नरम दल की कहानी क्या है। यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से आप समझिएगा। ये कांग्रेस का एक मान लीजिए पूरा संगठन में आदमी इकट्ठा है, इसमें से कुछ विचारधारा ये नरम दल वाले हैं, उनका विचारधारा क्या है भाई, ये विश्वास करते हैं कि अगर अंग्रेज़ों के पास जाएंगे, ये सभी लोग हैं, इनको हम एप्लीकेशन दें, याचिका करें, ज्ञापन सौंपें, तो ये कागजी कार्रवाई से अगर हम उन पर एप्लीकेशन देंगे तो ये बात मान लेंगे और हमें शोषण से मुक्त कर देंगे। इनका ये विश्वास था। और उसी में से कुछ जो युवा पीढ़ी थे या फिर कोई नया थे जो इस विचारधारा से सहमत नहीं थे, वो गरम दल कहलाएं। उनका विश्वास था कि अंग्रेज़ वैसे नहीं हमें छोड़ने वाला, उसके लिए हमें धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, नारेबाजी, इस तरह से जब हम गतिविधि करेंगे तब अंग्रेज़ इससे प्रभावित होगा, इससे अंग्रेज़ों को प्रॉब्लम होगा, तब यहाँ पर हम इस माध्यम से अंग्रेज़ों को बाहर कर सकते हैं। ये तो हो गया गरम दल, नरम दल और गरम दल की कहानी। एक वर्ड आता है क्रांतिकारी। क्रांतिकारी और गरम दल में क्या अंतर है? क्या आप लोग कुछ जानते हैं इसके बारे में, कुछ आइडिया है तो बताएं। नीचे कमेंट बॉक्स में अगर जानते होंगे तो लिखिएगा ज़रूर। तो चलिए हम बता देते हैं फ़िलहाल के लिए आपको। देखिए क्रांतिकारी का मतलब क्या होता है, जो युवा पीढ़ी लोग थे, युवा जो थे जैसे कि 15, 16, 17, 18, 19, 20 इस तरह के 20 वर्ष तक के जो एज के लोग थे, ये युवा लोग को ये सोचते थे कि ये सारे लोग कांग्रेस में सब बुजुर्ग लोग हुआ करते थे। इसमें कोई वकील है, कोई पत्रकार है, कोई
स्वयं सेवक है, इस तरह के कोई संगठन है जो समाज की सेवा करने के लिए बना है। तो ये सारे लोग इसमें हुआ करते थे। कोई रिजोल्यूशन लाया, कोई विचारधारा लाया, प्रस्ताव लाया, अपना बनाया, इसको पास कर दिया सारे लोग मिलकर। तो इन युवा लोगों को लगता था ये बूढ़े लोग क्या करते रहते हैं, आपस में बैठते हैं, प्रस्ताव लाते हैं, पास करते हैं, क्या होता है उससे कुछ इसको समझ में नहीं आता था। तो ये इनको तो एक ही बात समझ में आता था कि अगर अंग्रेज जैसे किसी भारतीय को पीट रहे हैं या फिर फांसी दे रहे हैं, तो इन चीज़ों को देखकर इन युवा को काफ़ी गुस्सा आता था। जैसे युवा पीढ़ी में होता क्या, जो घटना देखते हैं उस पर तुरंत रिएक्शन आदमी करते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं तुरंत। उसी तरह से युवा लोग भी उत्तेजित हो जाते थे। इनको तो लगता था बस अंग्रेज मिले उसको मार दो, हिंसा पर विश्वास करते थे, उसको मार दो, गोली मार दो, बम से उड़ा दो, पिस्तौल से उसको गोली मार दो, हमला करके उसको कैसों कैसों ख़त्म कर दो। इस तरह के विचारधारा रखते थे युवा। क्रांतिकारी युवा लोग जो इस तरह के विचारधारा रखते थे, इन्हीं को कहता था क्रांतिकारी। एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये क्रांतिकारी युवा लोग कांग्रेस के कभी हिस्सा नहीं थे। कांग्रेस से ये हमेशा अलग थे। कांग्रेस इस विचारधारा को अपने से दूर बनाए रखा, परंतु इनका भी उद्देश्य भारत में आज़ादी और ब्रिटिश को बाहर निकालकर शोषण से मुक्ति पाना ही था। परंतु इनका जो साधन था वो अलग था, इनका साधन कुछ अलग था। ये कागजी कार्रवाई या फिर आंदोलन, धरना, प्रदर्शन पर विश्वास रखते थे, और जबकि यहाँ पर क्रांतिकारी लोग जो थे वो हिंसा, बम, पिस्तौल, गोली, इन विचारधारा से प्रेरित थे। और जबकि दोनों का लक्ष्य क्या था? दोनों का लक्ष्य एक ही था, भारत को स्वतंत्र करना और आज़ाद भारत की कल्पना करते थे इन दोनों लोगों। यहाँ पर एक बात हमने लिखा है, आतंकवादी। जैसे हम अगर क्रांतिकारी कह रहे हैं, जैसे भगत सिंह को ले लेते हैं, भगत सिंह को हम सब क्या कहते हैं? क्रांतिकारी थे। अपने देश के लिए उन्होंने शहीद हो गए, देश के आज़ादी के लिए। इन्हीं भगत सिंह और जो क्रांतिकारी हुआ करते थे उनको अंग्रेज लोग आतंकवादी कहते थे। इस तरह की विचारधारा चलता था। जैसे अगर मैं बताऊं, यहाँ पर अगर भारत है, ये भारत है, भारत में यहाँ पर आमतौर पर क्या होता है कि यहाँ पर जो कश्मीर वाला मुद्दा है, कश्मीर में आतंकवादी चले आते हैं, मानवीय गतिविधियों को प्रभावित करने लगते हैं और भारत के लिए काफ़ी खतरा होता है, भारत की एकता अखंडता के लिए खतरा है। तो जो हम भारत सरकार क्या करेंगे, इस आतंकवादी को यहाँ से मार देंगे, और मार देंगे तो जो लोग यहाँ पर आतंकवादी से जुड़ाव रखते हैं वो कहेंगे क्रांतिकारी आया, और जो हम लोगों ने इन्हें जो समाज के लिए खतरा था इसको मार दिए तो आतंकवादी कहला। इसी तरह के विचारधारा का मतलब हुआ कि आतंकवादी कौन कह रहा है आतंकवादी और कौन कह रहा है क्रांतिकारी। इस बात को आप समझते रहिएगा। एक बात यहाँ पर आप बताइए, विद्रोह और आंदोलन और क्रांति, 3 वर्ड हमने लिखा है, और इन 3 वर्ड का मतलब आप हमें अगर जानते होंगे, क्या ये तीनों का एक ही मतलब होता है या फिर कुछ अलग मतलब होता है? इस बात को आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर जानते हैं तो विद्रोह का मतलब क्या होता है, आंदोलन का मतलब क्या होता है, क्रांति का मतलब क्या होता है, इस बात को भी आप नीचे लिखिएगा। फिलहाल हम यहाँ पर बता देते हैं आपको विद्रोह का मतलब क्या होता है। विद्रोह मतलब होता है जैसे अचानक गुस्सा का फूट जाना। जैसे 1857 की क्रांति हुआ, वो कोई सोची समझी रणनीति के तहत आगे नहीं बढ़ा क्रांति, विद्रोह। वो अचानक चर्बी वाला कारतूस की घटना हुआ, अचानक विद्रोह जितना उतना पहले का गुस्सा था सारा गुस्सा फूट गया, आदमी सब ब्रिटिश विरोधी हो गए। ये तो अचानक गुस्सा जैसे फूट जाता है उसी को कहते हैं विद्रोह। कोई इसमें रणनीति सोची समझी रणनीति नहीं, कोई एक सम्मेलन नहीं बुलाए कि इस तरह से प्रोसेस होगा, इस तरह से सभी को चलना है, उस तरह का कोई रणनीति आइडिया किसी के पास नहीं रहता। सब अपने अपने हित अपने अपने अनुसार विरोध करना शुरू कर देते हैं, इसी को कहते हैं विद्रोह। अचानक गुस्सा का फूट जाना विद्रोह कहा गया। अब देखिए दूसरा शब्द है आंदोलन। आंदोलन क्या होता है? एक संगठन हुआ, जैसे संगठित हुए सारे लोग एक विषय पर चर्चा किए कि किस इस
जैसे ब्रिटिश को बाहर करना है तो कैसे एक रणनीति बनाकर कैसे क्या कौन लोग क्या करेंगे, कौन लोग क्या करेंगे, सारे लोग के अलग अलग काम है। कोई सारे जनता को एकत्रित करेंगे, सारे जनता के बीच में राष्ट्रीय भावना के प्रचार प्रसार करेंगे, एक रणनीति होता है, उसके तहत आगे बढ़ता है आंदोलन। तो ये हो गया आंदोलन। एक रणनीति के तहत जब हम अपना विरोध प्रकट करते हैं तब हो गया आंदोलन। आज बिना अचानक गुस्सा फूट गया अपना, उसी तरह दोनों विरोध ही कर रहा है, मगर ये गुस्सा अचानक फूट जाता है, मगर ये सोची समझी रणनीति के तहत चलता है, इसको आंदोलन कहते हैं। क्रांति मतलब क्या होता है? क्रांति मतलब ये होता है जैसे कि आप मान लीजिए ये आपका एक गांव है, ठीक, ये आपका गांव है। आप गांव से कुछ दिनों के लिए, मान लीजिए कि आप गांव से कुछ दिनों के लिए बाहर कोई दूसरे शहर चले गए, बड़े शहर चले गए, दिल्ली चले गए अपने गांव से। आपका गांव कुछ दूसरे राज्य में है, आप दिल्ली चले गए। आप 6 माह के बाद पुनः अपने गांव में लौटते हैं जब, और आपका गांव का स्थिति क्या था उस समय? आपका गांव में सड़कें पहले नहीं थी, बिजली नहीं थी, नल नहीं लगा हुआ है, या फिर उतना सुविधा नहीं था। अब आप जब गांव लौटते हैं 6 माह के बाद, तो यहाँ पर क्या होता है, आपके गांव में बहुत बढ़िया सड़क बन गया, चारों तरफ रोड के किनारे किनारे बिजली लग गया, एक बैंक भी खुल गया, और एक अस्पताल जो हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा सरकारी हॉस्पिटल आपके गांव में खुल गया। एक जो शहर के जितने भी सुविधा थे जिसके लिए आप शहर जाया करते थे, वो सारा व्यवस्था आपके गांव में हो गया। वो अचानक आप मात्र 6 महीना में इतना बड़ा परिवर्तन हो गया आपके गांव में। जब आए तो आपने कहा कि वाह, ये तो क्रांति हो गया। क्रांति मतलब काफ़ी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बदलाव होता है। या आपके गांव में क्या हो गया? क्रांति हो गया, पूरा गांव आपका शहर के जैसा बन गया, ये हो गया क्रांति। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये क्रांति का मतलब आप समझ गए, आंदोलन के मतलब भी आप समझ गए होंगे, और विद्रोह का मतलब भी आप समझ गए। क्रांति मतलब है अचानक बदलाव, आंदोलन का मतलब सोचा हुआ सोच समझ कर एक रणनीति बनाकर जो विरोध करते हैं उसको कहेंगे आंदोलन। विद्रोह जब गुस्सा अचानक विरोध में बदल जाए उसे कहेंगे विद्रोह। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। जब कोई भी वर्ड आपके सामने आ जाएगा, आप विद्रोह, आंदोलन या फिर क्रांति, इस बात को आप समझते रहिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने अभी बात किया 1885 में कांग्रेस अपना संगठन बना लिया। तो ये लोग वैसे ही करते रहते थे, एक संगठन बना लिए, सारे लोग आगे प्रस्ताव लाए, पास कर दिए, इस तरह से प्रस्ताव लाते थे, पास कर देते थे। तो इसी तरह के 85, 86, 87, 88, 89, इस तरह से लगभग 1905 तक ये ऐसे ही आंदोलन चलता रहा। कुछ ज़्यादा हलचल नहीं दिखा इस आंदोलन में, बस प्रस्ताव पारित करते थे, सब अपना विचार प्रकट करते थे। इसी तरह से तो 20 वर्षों तक, लगभग 20 वर्षों तक ये नरमपंथी युग के तौर पर जानते हैं। नरमपंथी युग मतलब कि केवल कागजी कार्रवाई हो रहा है, कोई धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, हड़ताल वगैरह इस तरह की कोई गतिविधि नहीं हो रहा है। केवल वैसे ही नरमपंथी जो विचारधारा से प्रेरित थे, कागजी कार्रवाई, उसी तरह से चल रहा है। यहाँ पर क्या होगा? धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, सारा चीज़ होगा यहाँ पर 1905 में। क्यों होगा? इसके पीछे क्या हुआ? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन आप सुने होंगे 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। इसी के कारण ये सब होता है। चूँकि यह कंसेप्ट यहाँ पर समझ लीजिए, तब आपको बंगाल विभाजन का कंसेप्ट भी समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, ये है, यहाँ पर हमने मानचित्र बनाया है। इसको हम पहले यहाँ विस्तार से बड़ा रूप में बनाते हैं, आपको समझ में आएगा। ये पूरा आपका भारत हो गया। यहाँ पर क्या था? ये आपका इस तरह से पश्चिम बंगाल है, यहाँ बिहार है, यहाँ झारखंड है, ये पूरा उड़ीसा है, ये आसाम, ऊपर में आसाम था, ये बांग्लादेश था, ये बांग्लादेश था। तो ये अंग्रेज़ लोग क्या, जब बंगाल पर अपना अधिकार किए तो यहाँ पर इन्होंने स्कूल की व्यवस्था भी की, ताकि यहाँ पर ट्रांसलेटर हो, शिक्षा का बेहतर माहौल होगा तो ट्रांसलेटर मिलेगा, ये सैनिक भर्ती में भी सहायक होगा। तो यहाँ के लोग जब पढ़े लिखे, तो जब पढ़ लिख लिए तो अपना अधिकार जब समझे, जाने, और अंग्रेज़ के रणनीति के बारे में जब जाने कि अंग्रेज़ लोग भारत का काफ़ी शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो ये लोग क्रांतिकारी हो गए।
यहाँ पर शिक्षित होकर जब आप भी पढ़ लिख लेते हैं, जैसे अगर शहर गए गांव से निकल कर, या फिर अगर गांव में ही पढ़ लिख लेते हैं, या फिर अपना अधिकार जान लिए, दायित्व जान लिए, आपके ऊपर कोई शोषण कर रहा है, तब आप क्या करेंगे? क्रांतिकारी हो जाएंगे, उसके विरुद्ध में आप आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे। तो ठीक वैसे ही हुआ था। बंगाल के लोग, बंगाली बाबू काफ़ी यहाँ पर पढ़े लिखे, उसके बाद शिक्षित हुए और अंग्रेज़ के मकसद को समझने लगे कि अंग्रेज़ यहाँ कर क्या रहे हैं। तो इसी बात को ध्यान में लेकर यहाँ पर लोग क्रांतिकारी रूप धारण करने लगे। काफ़ी क्रांतिकारी यहाँ से क्रांतिकारी हुए, जो आगे चलकर भारत की आज़ादी में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस क्रांतिकारी गढ़ से अंग्रेज़ को काफ़ी प्रॉब्लम हुआ करता था। अंग्रेज़ लोग चाहते थे इस क्रांतिकारी को कैसे भी ध्वस्त कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। तो इसके लिए उन्होंने एक दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया? कि इस बंगाल वाले पूरे हिस्से को अगर हम 2 भागों में बांट दें और इस तरह से बांटें, ये देखिए बंगाल वाले हिस्से को इस तरह से बांटें कि इधर मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो, मुस्लिम ज़्यादा हो, हिंदू कम हो, इधर हिंदू ज़्यादा हो, मुस्लिम कम हो। तो इधर क्या है? इधर हिंदू ज़्यादा है, मेजॉरिटी है, माने कि बहुसंख्यक है, और मुस्लिम जो है, मुस्लिम अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी में। जबकि ये देखिए इधर पूर्व की दिशा में क्या हो जाएगा? यहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा है, मुस्लिम बहुसंख्यक है और हिंदू अल्पसंख्यक है। इस तरह से बांटा और क्या किया? सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था कर दी। आगे हम देखेंगे सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या हुआ, उसके मतलब भी समझेंगे। और यहाँ पर क्या किया? अगर मुस्लिम बहुल यहाँ पर है, हिंदू कम है, यहाँ पर हिंदू ज़्यादा है, मुस्लिम कम है, अगर केवल मुस्लिम को ही आरक्षण दे दें, मुस्लिम को ही नेता बनाए, मुस्लिम ही अगर वोट करे, तो हिंदू को कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। हिंदू लोग यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आप अब यहाँ पर मुस्लिम ही खड़ा होंगे, मुस्लिम ही वोट करेंगे, तो मुस्लिम चुनाव जो मुस्लिम से जीतते हैं केवल मुस्लिम के लिए ही काम करेंगे। अब वैसे ही अगर हिंदू चुनाव लड़े, हिंदू के लिए ही, हिंदू ही इसको वोट देकर अगर चुनाव में जिताता है, तो केवल ये हिंदू के लिए ही काम करेगा, मुस्लिम के लिए काम नहीं करेगा। फिर यहाँ पर क्या होगा? झगड़ा चालू हो जाएगा। यहाँ पर जो शांति से रह रहे थे आपस में हिंदू मुस्लिम, इनके बीच में धर्म के नाम पर ये बांट कर आपस में लड़ाने का ये प्रयास किए। ये काफ़ी हद तक सक्सेस भी हुआ। आगे हम देखेंगे उसका उत्पत्ति। देखिए यहाँ पर हमने लिखा 1905 से 1906 यहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना हो गया। वो ढाका में हो गया। वो ढाका में ही क्यों हो रहा है? वो ढाका में इसलिए हो रहा है कि ढाका में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और मुस्लिम लीग जो अपना स्थापित कर रहे हैं मुस्लिम को आगे बढ़ाने के लिए, वो अपना मुस्लिम लीग एक संगठन बनाते हैं। वो हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम यहाँ पर देखते हैं बंगाल विभाजन। यहाँ पर देख लीजिए बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन किसने किया? तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया। और क्यों किया? क्यों किया? तो डिवाइड एंड रूल, उसको बांट कर। देखिए यह क्या था? बंगाल था, इसको अगर बांट दिया, इधर मुस्लिम बहुल था, इधर हिंदू बहुल था, और हिंदू यहाँ पर माइनॉरिटी में था और यहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी में था। तो चुनाव अगर कराते हैं इस तरह के सेपरेट इलेक्टोरेट देकर और सेपरेट पृथक निर्वाचन मंडल क्या होता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पर ये समझिए, इस तरह से बांट दिया जिससे हिंदू और मुस्लिम में एक जो एकता था उस एकता को कमज़ोर कर दिया। तो इसने बताया क्या? कारण क्यों? कारण क्या बताया? यहाँ पर देखिए कारण क्या बताया। बताया कि प्रशासनिक सुविधा के लिए हमने इस तरह की व्यवस्था की। बताइए, इसको इस तरह से बांट दिया और कहा कि ये जो प्रशासनिक इतना बड़ा क्षेत्र था, प्रशासन करने में हमें दिक्कत हो रहा था, इसीलिए हमने इसे 2 भागों में बांट दिया। और वास्तविक कारण क्या था? डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, बांटो और शासन करो, ये था इनका मकसद। वास्तविक कारण तो यही था इनका। तो मतलब इनको तो यही था कि पहले धर्म के नाम पर बांटो, फिर जाति के नाम पर बांटो, फिर क्षेत्र के नाम पर बांटो। इतने टुकड़े में इसे बांट दो कि ये सारे लोग एक
संगठित रूप में एक हो ही नहीं पाए। जब ये लोग एक नहीं होंगे तो स्ट्रॉन्ग भी नहीं होंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो हमारा विरोध नहीं कर पाएंगे, और विरोध नहीं कर पाएंगे तो हम यहाँ पर लंबे समय तक शासन कर पाएंगे। ये था अंग्रेज का नीति। और ये सब चीज़ आपस में हम हिंदुस्तान में जो भी उस समय चल रहा था, तो ये लोग उतना समझ नहीं पा रहे थे अंग्रेज के स्ट्रेटजी को। जो लोग समझते थे बंगाल में वो विरोध करते थे। इस क्रांतिकारी को दबाने के लिए ही आपस में ये लोग लड़े, जिससे क्या होगा, क्रांतिकारी जो लोग अंग्रेज का सारे लोग मिलकर अंग्रेज विरोधी हो रहे थे वो लोग आपस में ही भिड़ जाएंगे, और भिड़ जाएंगे तो ब्रिटिश को क्या होगा, थोड़ा सा राहत हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बंगाल विभाजन किया, और कारण बता दिया क्या, हमने प्रशासनिक सुविधा के लिए ऐसा काम किया है। डिवाइड एंड रूल उनका क्या वास्तविकरण था, बांटो और राज करो, ये था उनका पर्पस। अब कब किया ये देखिए, कब किया तो 1905 में किया। 1905 में भी काफ़ी 3 डेट हैं। ये तीनों डेट से काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए हैं। इस बात को आपको ध्यान रखिएगा, हमें आपको इस तीनों प्रश्न को याद भी करा देते हैं। देखिए, पहला है 20 जुलाई 1905 को ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया कि बंगाल को विभाजित करेंगे। इसका निर्णय कब लिया गया, 20 जुलाई को लिया गया। अब देखिए, 20 जुलाई को बंगाल का विभाजन का निर्णय अंग्रेजों ने ले लिया, ये 20 जुलाई को। अब 7 अगस्त को क्या हुआ, 7 अगस्त 1905 को इस निर्णय के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन व बहिष्कार की घोषणा की गई। अब देखिए, ये आंदोलन जो हुआ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था। तो इसमें क्या क्या ब्रिटिश सरकार का जो भी जैसे कपड़ा है या फिर जो भी विदेश से आया हुआ वस्तु है उसका विरोध कर इन लोगों ने काफ़ी उसका बहिष्कार किया, जलाना शुरू किया, उतार कर फेंक दिया सारे विदेशी वस्तुओं को, अपने कपड़ा तक को उतार के इस तरह से फेंक दिया। तो जब आप इस तरह से गतिविधि करेंगे तो केवल जैसे अगर हम शर्ट या कमीज पहने हैं तो उसको उतार के फेंक रहे हैं, तो केवल हम फेंकने के लिए ही तो नहीं जानते हैं। जब हम फेंकेंगे तो अपना स्वदेशी चीज़ को अपनाएंगे भी, तो तभी तो उसका विकल्प होगा। तब हम क्या करेंगे, स्वदेशी वस्तु को काफ़ी प्रमोट करेंगे और विदेशी वस्तु को हम छोड़ देंगे। तो इसी तरह स्वदेशी आंदोलन कहाँ से उपजेगा, इस बंगाल विभाजन को जवाब देने के लिए क्या किया, स्वदेशी आंदोलन किया। अपने वस्तु को अपने देश में जो भी उत्पादन होगा उसी से वस्तु बनाकर उसी का उपयोग करेंगे। इस तरह का भावना ही स्वदेशी हो गया, और उसी में आंदोलन जोड़ लीजिए, स्वदेशी आंदोलन। सारे लोग इस तरह के काम करेंगे। और बहिष्कार किसका करेंगे, विदेशी वस्तु, ब्रिटिश का जो भी सामान आता है या फिर विदेश से जो भी सामान आता है उसको नहीं खरीदेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे समाज में। तो इसकी घोषणा की गई स्वदेशी आंदोलन। इसी में प्रथम स्वदेशी आंदोलन मना रहे। और आगे देखिए, 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। मैंने बंगाल विभाजन लागू निर्णय लिया गया था 20 जुलाई को। 7 अगस्त को ये निर्णय के कारण ही 7 अगस्त को विरोध हो गया। कहाँ हो गया, कलकत्ता के टाउन हॉल में। और स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन किसको नाम से जाना जाता है। और बंगाल विभाजन का प्रभावी कब हो गया, 16 अक्टूबर को हो गया। ये भारतीयों द्वारा शोक दिवस और राखी दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य में जब प्रभावी हो गया बंगाल विभाजन की, शोक दिवस में मनाया गया कि भारत के लिए काफ़ी क्या था, निगेटिव बात ही था न। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो एकता था अब आपस में लड़ेंगे, क्योंकि इस तरह के विभाजन ही हो गया था जिसमें हिंदू और एकता में आपसी कटुता बढ़ गया। ये शोक दिवस मना रहे हैं। राखी दिवस इसलिए मना रहे हैं, एक दूसरे को राखी बांधे ताकि ये लगे कि फीलिंग ऑफ बॉन्ड, मतलब जो है कि हम सभी एक ही हैं, भाई भाई हैं, ताकि हमें एक साथ रहना चाहिए, जिससे हमें हमारा शोषण जो है अंग्रेज़ों द्वारा शोषण कम से कम किया जाए। तो इस तरह के है बंगाल विभाजन तक आज हमने चर्चा कर दिया। इसके आगे हम चर्चा करेंगे 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा आगे के प्रोसेस, यहाँ तक हम आज रहने देते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो भी आपका कोई समझने में दिक्कत है या फिर कोई प्रॉब्लम है
तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आपको कैसा वीडियो लगा ये ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।